म्यूचुअल फंड का दिवाली स्पेशल शो भी आपके सामने शुरू करेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले एक बार जरा बाजार देख लेते हैं, क्योंकि आज नए रिकॉर्ड स्तरों के साथ वापस थोड़ी गिरावट भी मार्केट के अंदर देखने को मिली। ये ऊपरी स्तरों से गिरावट है, घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए। त्योहार आपका अच्छा ही मन रहा है और उम्मीद करते हैं कि जी बिजनेस जो आपको सलाह दे रहा है ना केवल थोड़ा सावधान रहने की इस नए स्तरों पर, बल्कि कहां पे निवेश करना है, कहां पे प्रॉफिट्स को बुक करना है, वो बिल्कुल आपके सामने हम साझा खड़े हुए हैं। फिलहाल 10,200 के ऊपर थे हम, 10,200 के नीचे आके ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 23 अंक का है अभी मार्केट में ब्रेथ बनी हुई है। एक बार जरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज के टॉप गेनर्स दिखाएं। आप टॉप गेनर्स में आज देखेंगे, आज एफएमसीजी काफी हेल्प कर रहा है बाजार की। आज एफएमसीजी सेगमेंट भी अपने आप में चल रहा है और टॉप गेनर्स में अगर आप देखेंगे तो उसमें आईटीसी, एचयूएल जैसे शेयर्स का आज न केवल मार्केट में वेटेज अच्छा है, बल्कि इन्होंने भी अपनी स्ट्रेंथ बनाई है। इसके अलावा मेटल पैक में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। वेदांता, ये हिंडाल्को, ये कुछ बेहतर शेयर्स हैं जहां पे आज काफी अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखी है। भारतीय ग्रुप के दोनों शेयर, भारतीय इंफ्रा और भारतीय एयरटेल, आज मजबूती दिखा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे थोड़ा डिफेंसिव समझे जाने वाला मार्केट यानी कि फार्मा, वहां पर भी कुछ हद तक स्ट्रेंथ है, करीब 1 से 1.5% तक की मजबूती। सिप्ला और फार्मा जैसे शेयर्स आपको दिखा रहा है। अब जरा मिड कैप के गेनर्स भी देखिए, क्योंकि यहीं पे सबसे जल्दी हमको स्विंग मिलते हैं। भारत फाइनेंशियल्स की डील को लेकर जब हम आगे बढ़ रहे थे तो अंचल ने सुबह आपको रिसर्च करके बताया कि अगर आप इंडसइंड और भारत फाइनेंशियल में जो स्वैप रेशियो आया, जो अप्रूवल मिल रही है, उसके हिसाब से भारत फाइनेंशियल ज्यादा बेनिफिशियरी है। आज वो चलता दिखा। होटल्स के शेयर अच्छे चल रहे हैं। आज हमने आपको फास्ट मनी 10 से काफी सारे होटल के शेयर्स भी रखे थे। टेक्सटाइल के शेयर्स भी मजबूत हैं। कुछ दिन पहले अरविंद की मैनेजमेंट हमारे साथ थी, जब गुजरात में नई टेक्सटाइल पॉलिसी आई थी तो उन्होंने कहा था इसका उनको फायदा मिलेगा। ठीक कंजम्पशन वाले शेयर्स में आप जुबिलेंट फूडवर्क जैसे शेयर्स ये बढ़कर कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। तो आज काफी अच्छी स्ट्रेंथ है और मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रांग मूव देखने को मिल रहा है। चलिए, तो अब म्यूचुअल फंड का समय हो गया, तो म्यूचुअल फंड्स की आप कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका दिवाली के इस खास मौके पर हमारी खास पेशकश में। हमारे इस खास स्टूडियो में मैं हूं मिहिर भट्ट और मैं हूं विवेक लो, और हमारे साथ एक खास मेहमान भी हैं। इनफैक्ट नीलेश शाह हमारे साथ हैं इस समय कोटक से, और कुछ ही देर में नवनीत मुनोद भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन हमने सोचा कि इस बार ये दिवाली आपके लिए और फायदे की कैसे साबित हो, इसकी हम कोशिश करते हैं। नीलेश, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं दिवाली की, और इस पूरे ही हफ्ते हम काफी वाइब्रेंसी देखने वाले हैं और वो दिख भी रही है मार्केट्स ने। इनफैक्ट डी स्ट्रीट पर तो दिवाली पहले ही मन रही है। जो मैक्रो डेटा है उसमें भी सुधार दिख रहा है, जिसकी आप अक्सर हिमायत कर भी रहे थे पिछले कई हफ्तों से। तो इस समय कैसा लग रहा है आपको बाजार का सेटअप और मैक्रो ट्रिगर्स जो हैं वो? मिहिर, दर्शकों को भी दिवाली की शुभकामनाएं। एंड जैसा आपने बताया, पिछले 2-3 दिनों में कुछ मैक्रो नंबर्स जो आए हैं, चाहे एक्सपोर्ट्स के हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हो, ये दिखा रहे हैं कि अब इकोनॉमी में एक बॉटमिंग आउट हो रही है। एंड अब सारा दारोमदार दिवाली की फेस्टिवल सीज़न के ऊपर है। क्लियरली अगर फेस्टिवल सीज़न में एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर ख़रीदारी होती है, इकोनॉमी को एक बढ़ावा मिलता है, तो अपने आप एक मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। आज की तारीख में मार्केट में एक तरीके से कह सकते हैं कि लिक्विडिटी प्राइसेस को सपोर्ट कर रही है। बट जैसे कि हमने 1992 में या 2000 में देखा था कि पैसा लालच से आ रहा था, उसकी जगह इस वक्त पैसा आशा के ऊपर आ रहा है। लोगों की उम्मीद है कि हमने जो पिछले 3 सालों में कुछ आर्थिक व्यवस्था का ढांचा बदलने की कोशिश की है, डीमोनेटाइजेशन की वजह से पैरेलल इकोनॉमी पे अटैक किया, जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू फॉर्मल सेक्टर को बढ़ावा दिया, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी को सुदृढ़ करेगी, इंडियन इकोनॉमी को हायर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे ला के रखेगी। और जून 70 क्वार्टर में जो 5.7% ग्रोथ हुई थी, जो पिछले 13 क्वार्टर की लोएस्ट ग्रोथ थी, वहाँ से अब ग्रोथ 6.5 से 7% के बीच में आ जाए, फिर 7 से 7.5% के बीच में आ जाए। तो इस वक्त लिक्विडिटी उम्मीद के ऊपर है और पिछले 2-3 दिनों के डेटा ने उस उम्मीद को खरा अपनाया है।
नीलेश, अगर पिछले दिवाली से अब तक देखें तो सेंसेक्स 16% ऊपर है, लेकिन कई ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिन्होंने इससे भी कई बेहतर परफॉर्मेंस दी है, और उनमें से कुछ स्कीम्स आपकी भी हैं और बधाई हो आपको इस बात की। लेकिन आने वाले 1 या 2 सालों की अगर बात करें, या भी यहाँ से अगली दिवाली तक की बात करें, तो क्या आप मानते हैं कि जो पिछला साल गया है उतने ही रिटर्न और शायद उससे भी ज्यादा रिटर्न दे पाएगी ये इंडस्ट्री और इनकी कुछ अच्छी जो बेहतरीन स्कीम्स है? नहीं विवेक, हमें समझना पड़ेगा कि जो पिछला 1 साल है वहाँ पे अर्निंग्स उतनी ग्रो नहीं हुई, बट फिर भी मार्केट ने उम्मीद में प्राइसेस को सपोर्ट करके रखा है। तो कुछ हद तक हमने वैल्यूएशन बढ़ा दिया है मार्केट का, बिकॉज उम्मीद थी कि अर्निंग्स ग्रो होगी। हो सकता है कि आने वाले साल में अर्निंग्स ग्रो हो बट वैल्यूएशन एक्सपांड नहीं हो, और उस वजह से हमारी रिटर्न देने की क्षमता पिछले साल की कंपैरिजन में थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि पिछले साल जो महंगाई का दर था और इस वक्त जो महंगाई का दर होगा आने वाले 12 महीनों में, वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली रियल रिटर्न, नॉमिनल रिटर्न भी एडजस्ट हो जाएंगे। तीसरी चीज़ है कि पिछले साल की शुरुआत में लोगों की इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन जो थी वो प्रोबेबली डबल डिजिट में थी या हायर सिंगल डिजिट में थी। अब आरबीआई ने पिछले 2-3 सालों से जो ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है, तो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन भी कम हो रही है, मे बी ये अब मिड सिंगल डिजिट के आसपास है, तो उस वजह से भी इक्विटी रिटर्न के ऊपर इम्पैक्ट आएगी। और चौथी जो चीज़ है कि धीरे धीरे करके म्यूचुअल फंड की साइज़ बढ़ रही है। ऑब्वियसली जब आपकी साइज़ छोटी है तो आप निम्बल होते हैं, पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट बखूबी कर सकते हैं, पर जैसे जैसे साइज़ बढ़ती है वैसे वैसे आपको लॉन्ग टर्म के लिए खेलना पड़ेगा। तब आप T20 या वनडे इंटरनेशनल नहीं खेल पाएंगे, आपको टेस्ट मैच की तरह इनिंग बिल्ड करनी पड़ेगी। सो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखे तो मुझे कहना पड़ेगा कि आने वाले 12 महीनों में हो सकता है कि हमारा नॉमिनल रिटर्न लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो जाए। कोशिश यही करेंगे कि जो रियल रिटर्न है महंगाई के बाद का, वो लास्ट ईयर के लेवल पे बरकरार रखें। बिल्कुल। लेकिन नीलेश, इसमें एक चीज़ ये भी है कि एक तरफ जो अर्निंग्स रिकवरी की बात हो रही है वो, और दूसरी तरफ जैसे आपने भी अपने पहले जवाब में कहा कि इकोनॉमी सीम्स टू बी रिकवरिंग, और ये एटलीस्ट डेटा पॉइंट्स में दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो फिर ऑब्वियसली यहाँ से भी एक वजह होगी मार्केट के पास, या फिर ओवरऑल जो सेंटिमेंट है उसे सुधारने के लिए। मिहिर, मेरे हिसाब से मार्केट ने ये बहुत सारी चीज़ें डिस्काउंट कर ली है। उम्मीद है कि जीएसटी की वजह से टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा। इस वक्त जो एक इनिशियल हिकअप्स, टीथिंग ट्रबल है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। डीमोनेटाइजेशन की वजह से पैरेलल इकोनॉमी रियल इकोनॉमी में मर्ज हो जाएगी। सरकार ने जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कदम उठाए हैं उसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। और आज अगर हम देखें पिछले 3 सालों में, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर है, प्राइवेट बैंक्स है, एनबीएफसीज है, स्पेशलिटी केमिकल्स है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, ये क्षेत्र की कंपनी मुनाफा 15-20% कर रहे थे। बट बहुत सारी कंपनीज जो टेलीकॉम क्षेत्र में थी, पीएसयू बैंक में थी, जो आईटी एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा में थी, कुछ कमोडिटीज़ कंपनी थी, वहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आ रहा था। सो मार्केट की उम्मीद ऑलरेडी है कि ये सारे परिबलों की वजह से अब अर्निंग्स ग्रोथ आ जाएगी। सो आपने जो कहा कि आने वाले 12-15 महीनों में जो सुधार होने वाला है, उसको बहुत हद तक मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है। नीलेश, पिछले महीने जी बिजनेस ने एक डेली म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन शो लॉन्च किया, और रोज हम दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं, फाइनेंशियल प्लानर्स आते हैं और उनको हेल्प करते हैं। और उसमें 1 या 2 चीज़ें जो देखी गई
वो ये था कि एसेट एलोकेशन, जिसके बारे में आप और आपकी इंडस्ट्री के जो बाकी दिग्गज हैं और जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं बहुत ही पैशनेटली बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं नहीं देखा जा रहा। काफ़ी जो पोर्टफोलियो सामने आए राय के लिए, उसमें देखा गया कि डेट स्कीम्स बिल्कुल ही गायब हैं और बहुत ज़्यादा स्क्यूड है, केवल मिड कैप या स्मॉल कैप स्कीम्स ले रखी हैं लोगों ने। हालांकि अच्छी बात यह है कि SIP के ज़रिए निवेश हो रहा है और अच्छी बात यह भी है कि ऑलमोस्ट 80-90% जो दर्शक फ़ोन कर रहे हैं वो 15, 20, 25 साल के नज़रिए से फ़ोन कर रहे हैं, जो कभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कभी हमने देखा नहीं। तो बहुत अच्छी बातें भी हो रही हैं वहाँ पर, यंग लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एसेट एलोकेशन का ध्यान नहीं रख रहे हैं निवेशक। और मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इस पर बात करें और क्या राय होगी आपकी निवेशकों को जो आपको इतना फॉलो करते हैं और आपकी बात सुनते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगे? विवेक, आपने बिल्कुल सही कहा एंड क्लियरली जी बिजनेस जैसी चैनल को ये मुहिम चलानी पड़ेगी लोगों में फिनेंशियल एजुकेशन लाने की। हमने देखा है कि बहुत सारे निवेशक आज एक्सपीरियंस्ड है, मैच्योर्ड है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, SIP के लिए निवेश करते हैं और जब मार्केट में करेक्शन होता है तो और पैसा लगाते हैं। लेकिन ये मैन्युफैक्चरर और इन्वेस्टर के बीच में एक कड़ी होती है डिस्ट्रीब्यूटर की, एडवाइज़र की। वो कड़ी उतनी मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए, या उस कड़ी को वो प्रोफेशनल रिकग्निशन नहीं मिला है जो मिलना चाहिए। कई बार देखते हैं कि लोग सुनी सुनाई बात के ऊपर निवेश कर लेते हैं रादर देन अपना एक फिनेंशियल प्लान बनाए, अपना एक रिटायरमेंट गोल या इन्वेस्टमेंट गोल बनाए। लोग अपने पड़ोसी को, अपने रिलेटिव्स को देख के निवेश कर देते हैं और असेट एलोकेशन जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च से पता चलता है कि 90% से ज़्यादा रिटर्न आपका असेट एलोकेशन के थ्रू तय होता है रादर देन स्टॉक सिलेक्शन के थ्रू। एंड इस चीज़ के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ वो हर एक क्लाइंट के पास बैठ के उनकी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट समझ के एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। मैं सभी निवेशकों से एक ही गुजारिश करूंगा कि आप जैसे फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अपनी पूरी वाक़यात बताते हैं, आपकी फ़िज़िकल कंडीशन क्या है, आपकी डिसीज़ क्या है, पहले क्या एलर्जी थी, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी चीज़ें जब आप शेयर करते हैं तो डॉक्टर आपको एक मेडिकल या मेडिसिन दे सकता है या मेडिकल प्लान दे सकता है। उसी तरह आपको एक फिनेंशियल एडवाइज़र चूज़ करना चाहिए। जैसे फैमिली फिजिशियन है वैसे फैमिली एडवाइज़र रखिए और उससे चूज़ करिए कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल कैसे होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में क्या, मीडियम टर्म में क्या, लॉन्ग टर्म में क्या, और उसके लिए कौन सा असेट एलोकेशन करना चाहिए। और जैसे आप हर साल एनुअल चेकअप के लिए जाते हैं और अगर कुछ आगे पीछे हुआ तो एडजस्टमेंट करते हैं, उसी तरह एनुअल फाइनेंशियल चेकअप के पास आपके एडवाइज़र के साथ बैठिए, उससे सलाह मशवरा कीजिए और अपने असेट एलोकेशन में थोड़ी सी चेंज करिए। ये असेट एलोकेशन आपको 90% से ज़्यादा रिटर्न देगा। आप कितना पैसा इक्विटी में लगाते हैं वो आपके रिटर्न को सपोर्ट करेगा रादर देन आपने कौन सा स्टॉक खरीदा या कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदा। बिल्कुल। अब नीलेश, एक निवेशक या फिर इन्वेस्टर जो शायद साइडलाइंस पर बैठा था और इस समय इन्वेस्टेड नहीं है, उसे अगर स्ट्रैटेजी बनानी हो तो दो चीज़ें, एक वो इस समय फ्रंट लाइन लार्ज कैप फंड्स पर ध्यान दे या फिर स्मॉल कैप मिड कैप में अब भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और दूसरा अगर उसे सेक्टोरली कोई व्यू लेना हो तो इस समय आपको सबसे बेहतर कौन से सेक्टर्स दिख रहे हैं? अब मेरी जो निवेशक जिसने म्यूचुअल फंड में लेट्स से इन्वेस्ट ही नहीं किया है अब तक, और अब वो बैंक फिक्स डिपॉजिट में ब्याज की दरें कम हो रही है तब म्यूचुअल फंड में आना चाहता है, ऐसे निवेशकों से गुजारिश होगी कि आप प्रोबेबली लेट्स से 50% पैसा क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड में लगाए
उनकी जो एक परफॉर्मेंस होती है वो बहुत एक फिक्स डिपॉजिट के आसपास रहेगी। ऑब्वियसली फिक्स डिपॉजिट्स में अक्रूवल डेली होता है, इसमें वॉलेटिलिटी रहेगी। सेकंड चीज़ है जो बैलेंस 50% पैसा है उसको आप MIP या इक्विटी सेविंग स्कीम जैसी हाइब्रिड स्कीम में लगाए जहां 15 से लेकर 25% इक्विटी रहती है। गॉड फॉरबिड आपके निवेश करने के बाद अगर इक्विटी मार्केट करेक्ट होता है तो आप वहाँ से उस पैसे को बैलेंस एडवांटेज फंड में लेके आ सकते हैं या कंजर्वेटिव बैलेंस फंड में लेके आ सकते हैं जहाँ पे इक्विटी 50% के आसपास होगी। और अगर मर्फीज लॉ अप्लाई रहता है और मार्केट में बड़ा करेक्शन आता है तो आप बैलेंस फंड से एग्रेसिव बैलेंस फंड में आ सकते हैं जहाँ पे 70 से 80% इक्विटी रहती है। और वहाँ से बाद भी अगर करेक्शन होता है तब लार्ज कैप में आना चाहिए। अगर बीच में ही मार्केट टर्न अराउंड हो गई तो आपने जिस फंड में निवेश किया है उसमें फिक्स डिपॉजिट या जो इक्विटी सेविंग्स है MIP है उससे बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा। बट आप ये जो एवरेज डाउनवर्ड करेंगे कि अट्रैक्टिव होते हुए मार्केट में मैं ज़्यादा इक्विटी एक्सपोजर लूँ, वही आपके रिटर्न को सपोर्ट करेगा। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में थोड़ा एक्सपीरियंस ले लिया है और अब आपको पैसा लगाना है तो शुरुआत लेट्स से लार्ज कैप से करिए, बट एक साथ पैसा मत लगाइए। ये फेयर वैल्यू मार्केट है, ये ऐसी कोई सस्ती मार्केट नहीं है कि आप लमसम पैसा लगाएं। तो लेट्स अज्यूम कि आपको 100 रुपया लगाना है, उसके आप 15, 20, 25 इंस्टॉलमेंट कर दीजिए और हर वीक हर 10 दिन पे इक्विटी मार्केट में लगाना चालू करिए। अगर मार्केट में करेक्शन होता है तो 2, 3, 4 इंस्टॉलमेंट एक साथ जमा करके डाल दीजिए। इस तरह से आपका निवेश लोअर लेवल पे हायर होगा, आपको एक एवरेज मिल जाएगी और उस तरह से अगर आप निवेश करते हैं जिसे हम सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान कहते हैं तब आपकी एंट्री अच्छे लेवल पे होगी। इस म्यूचुअल फंड स्पेशल में आपका स्वागत है और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवनीत मुनोट SBI म्यूचुअल फंड के। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत आने के लिए और बधाई हो आपको, आपकी पूरी टीम को दिवाली की, और उम्मीद करते हैं कि इस साल भी अच्छे रिटर्न्स देंगी आपकी स्कीम्स। कई आपकी स्कीम्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो पहला सवाल आपसे यही होगा कि किस तरह का रुझान देख रहे हैं आप? क्या जो SIPs जिनका एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ जिन्होंने गेन की है, लगभग 6000 करोड़ पर मंथ आ रहे हैं अब, क्या आप मानते हैं कि आने वाले साल में भी इस तरह की ग्रोथ बनी रहेगी? बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, और जी के पूरे परिवार को और आपके सभी दर्शकों को भी दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पिछला संवत बड़ा अच्छा रहा है निवेशकों के लिए। मेरे को जहां तक याद है पिछली दिवाली पर निफ्टी करीब 8600-8700 के आसपास था। आज हम 10,000 के ऊपर है, तो अच्छे पैसे बने हैं। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड करीब फ्लैट है, लेकिन रेगुलर ड्यूरेशन मैनेजमेंट के जरिए, क्रेडिट के जरिए डेट फंड्स ने भी अच्छे रिटर्न दिए हैं अगर आप कंपेयर करें दूसरे जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में। तो म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए साल अच्छा रहा है। अगले वर्ष जैसा आपने पूछा कि जिस तरह से SIP की तरफ निवेशकों का रुझान बढ़ रहा है, क्या जारी रहेगा? अगर हम पूरा SIP का अमाउंट देखें, करीब मेरे ख्याल में 1-2 महीने में 6000 करोड़ के आसपास टच होएगा। और अगर पूरी सेविंग्स देखें इंडिया के हाउस होल्ड्स की, इंडिया के निवेशकों की, तो एक छोटा सा अमाउंट है। ये बड़ा अमाउंट लगता है क्योंकि 3 वर्ष पूर्व ये बहुत छोटा था और बढ़ गया है काफी। पर अभी अगर हम पूरे 130 करोड़ के देश में $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी में जो सेविंग्स है हाउस होल्ड्स की, उसके परसेंटेज के हिसाब से देखें, या हम देखें कि 2007 में, 2000 के पहले या इवन 91-92 में भी निवेशक अपना जितना परसेंटेज पैसा इक्विटी मार्केट में डालते थे, आज उतना नहीं डाल रहे अभी भी, इतना बढ़ने के बाद भी। तो गुंजाइश बहुत है अभी बढ़ने की। अगले कई वर्षों तक देश की अर्थव्यवस्था, देश की कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट अच्छा करना चाहिए, और निवेशकों में एक जोश आ रहा है, वो एक बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। लेकिन नवनीत, जैसा आपने कहा कि पिछला संवत तो काफी अच्छा रहा है, अगर हम अगले संवत की बात करें, यानी इस दिवाली से अगली दिवाली तक की अगर हम बात करें, तो एक बेस्ट केस सिनारियो में रिटर्न आपको कितना दिख रहा है, और दूसरा वो कहाँ आ सकता है? पिछला संवत बड़ा अच्छा रहा है। शेयर बाजार जो होता है वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है।
पिछले एक वर्ष में जो बाजार चला है वो 2-3 कारणों से, एक तो पूरे विश्व में तेजी रही है, विश्व के सारे शेयर बाजार अपने पीक पर है, तो इंडिया का मार्केट भी पीक पर है। फॉरेन इन्वेस्टर्स पिछले 1-1.5 महीने को छोड़ दें तो भारत में निवेश कर रहे थे, और देश में जो निवेशकों ने जिस तरह से पैसा लगाया शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड के जरिए, उसका बहुत सपोर्ट मिला है। दूसरा है कि जितने भी आर्थिक सुधार हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, चाहे आप जीएसटी की बात कर लीजिए, चाहे आप रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की कर लीजिए, जनधन योजना की कर लीजिए, आधार बिल हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, पेंशन फंड्स का इक्विटी में इन्वेस्ट करना हो गया, मतलब आई कैन जस्ट गो ऑन। ये सब सुधारों का अगले कई वर्षों तक देश की अर्थव्यवस्था पर और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रभाव दिखेगा। अगले एक वर्ष बाजार कैसा लगता है, मेरे ख्याल में डिपेंड करता है कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी कैसी आती है। आर्थिक सुधारों के आधार पर लोगों ने एक विश्वास जताया अगले कोई वर्षों के लिए, लेकिन अल्टीमेटली शेयर मार्केट में कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बढ़ना जरूरी है, जो पिछले 3-4 वर्षों में काफी कम ग्रोथ रही है। अब मानना ऐसा है कि शायद ये साल 10-12% 2018 के फाइनेंशियल ईयर में, और अगले साल से अगर 15% के ऊपर की ग्रोथ आती है तो वैल्यूएशन शायद यही रहेंगे। वैल्यूएशन ऑलरेडी रिच है, मार्केट उतना ही रिटर्न दे पाएगा जितनी कॉर्पोरेट प्रॉफिट की ग्रोथ होगी। हाल ही में देखा है नवनीत, और इनफैक्ट ये पूरा साल ही अगर हम देखें, आईपीओज कई नए क्षेत्र से आए हैं, कई अच्छी बड़ी कंपनी आई हैं, पब्लिक गई हैं और अच्छी लिस्टिंग गेन्स भी दी हैं निवेशकों को। क्या इसमें आप और आपके फंड मैनेजर्स ने काफी निवेश किया है, और जो पाइपलाइन अभी आप देख रहे हैं क्या वो भी आपको अच्छी लग रही? नहीं, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि आईपीओ के मार्केट के जरिए कई ऐसे क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के जो बाजार में लिस्टेड ही नहीं थे। हमने देखा डायग्नोस्टिक्स कंपनीज, हमने देखा डिपॉजिटरी, स्टॉक एक्सचेंज, जनरल और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, स्टाफिंग कंपनियां, कई तरह के नए बिजनेसेस। आज इंडिया की जो 2/3 इकोनॉमी है जो सर्विसेज पर और कंज्यूमर है, उसमें कई ऐसी कंपनियां हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका बाजार में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो अगले कई वर्षों में हम कई इंटरेस्टिंग कंपनीज बाजार में देखेंगे, और सब म्यूचुअल फंड्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो अच्छी कंपनियां हैं जहां पर लग रहा है कि वैल्यूएशन रीजनेबल है, अगले कई वर्षों तक पैसा बन सकता है, उनमें हमने निवेश किया है। एक अच्छी बात जो इस बार तेजी की रही है, अगर मैं कंपेयर करूं पहले के जितने भी बुल मार्केट हुए हैं उनसे, अभी तक जितनी भी कंपनियां प्राइमरी मार्केट में आई हैं, क्वालिटी ऑफ उन कंपनियों की बहुत अच्छी रही है। हमने अभी तक कोई एक जिसको हम कहें कि लोअर क्वालिटी कंपनी, वैसी कंपनियों को हमने आईपीओ करते नहीं देखा है, जो कई बार तेजी मार्केट में हो जाता है। वैल्यूएशन पर कोई आर्ग्यू कर सकता है कि क्या वैल्यूएशन सही है जिस पर कुछ आईपीओ आ रहे हैं और जहां लिस्ट हो रहे हैं, बट ओवरऑल क्वालिटी की दृष्टि से एक अच्छी बात इस बार इस तेजी बाजार में देखने को मिली है। नवनीत, अगले जो 1-2 बड़े ट्रिगर्स होंगे मार्केट के सामने, उसमें एक तो गुजरात के चुनाव होंगे, और वो जाहिर सी बात है कि मार्केट यही डिराइव करने की कोशिश करेगा इन नतीजों से कि मिस्टर मोदी के लिए वर्डिक्ट क्या है, स्पेशली पोस्ट जीएसटी। दूसरा, जो इस साल का बजट आएगा वो आखिरी फुल फ्लेज बजट होगा इस मोदी सरकार का, बिकॉज उसके बाद अगला जो बजट आएगा दैट विल बी इन द ईयर ऑफ इलेक्शन, उसमें ज़्यादा कुछ होने की उम्मीद नहीं है। इसमें स्कोप ऑफ डिसअपॉइंटमेंट या सरप्राइज कितना देख रहे हैं आप? मैं एक बात बोलूं कि अगर पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें, 2-3 साल पहले जब बिहार इलेक्शन के बाद लग रहा था कि नहीं हार गए तो बाजार में फर्क पड़ेगा, बाजार ने नई ऊंचाइयां छू उसके बाद, और कई बार ऐसा भी हुआ है कोई अच्छी पॉलिटिकल न्यूज आई और बाजार नहीं चला। अल्टीमेटली फंडामेंटल्स इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रांग होंगे अगले कई वर्षों में, क्योंकि जिस तरह के आर्थिक सुधार हमने किए हैं, जिस तरह की पॉलिसीज, पर्टिकुलरली जो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म जो हुए हैं, चाहे बैंक्रप्सी कोड हो गया या जीएसटी या दूसरे जो मैंने बताया पहले, उनका अगले कई वर्षों तक मिलेगा। अब इस तरह की जो पॉलिटिकल न्यूज है, मेरे ख्याल में 10-15 दिन, 1 महीने बाजार के सेंटीमेंट्स को थोड़ी प्रभावित करती है, बट लॉन्ग रन में जैसा मैंने पहले कहा था, आई थिंक कॉर्पोरेट प्रॉफिट की जो ग्रोथ है अगले 2-3 सालों में, वो अगर अपने नॉर्मलाइज ट्रेंड ग्रोथ पे आती है या नहीं आती है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। और दूसरा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का विश्वास बना रहेगा या नहीं। पहली बार हमने हमारे भारतीय बाजारों के इतिहास में देखा है
कि 3-3.5 बिलियन डॉलर की सेलिंग फॉरेन निवेशकों ने कर दी और हमारा बाजार एक नई ऊंचाई पर है। मैंने मेरे करियर में नहीं देखा कभी भी। 1-2 बिलियन डॉलर की सेलिंग होती, मेरा आपको याद होगा बाजार 10% गिर जाता था। हम रोज शाम को यही देखते थे, आज एफआई ने कितना खरीदा कितना बेचा। आज लोग देखते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कितना खरीदा कितना बेचा। अगर उनका विश्वास बना रहता है और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स की ग्रोथ आती है अगले साल से, तो मेरे ख्याल में बाजार के लिए ठीक है। पॉलिटिकल न्यूज थोड़ी आगे थोड़ी पीछे, मार्केट डिस्काउंट कर लेगा। बिल्कुल, ऑल राइट। चलिए नवनीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास बातचीत में शामिल होने के लिए, और एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को जी बिजनेस की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।